तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नेटफ्लिक्स का काफी वायरल सीजन जिसका नाम है समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। इस सीजन की टोटल 8 एपिसोड हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 2 की स्टोरी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो इस सीजन की फर्स्ट एपिसोड का नेम है नेवर गेट ऑन वन नी। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम रेचल और निकी से मिल पाते हैं। इन दोनों की रिंग सेरेमनी हो चुकी है और एक वीक बाद इन दोनों की शादी होने वाली है। अब ये दोनों निकी के पेरेंट्स के यहाँ निकी के होम टाउन जा रहे थे। रेचल कहती है कि उसको काफी बड़ी वेडिंग नहीं चाहिए और रेचल की इस बात पे निकी उसे बताता है कि मुझे भी इतनी बड़ी वेडिंग नहीं चाहिए, हमारी शादी में सिर्फ 10 से 15 लोग ही मौजूद होंगे। खैर इसके बाद निकी रेचल को बताता है कि आने वाले टाउन में एक कोल्डी शॉप है और वो शॉप आइसक्रीम शॉप नहीं है बल्कि वो सिर्फ एक कस्टर्ड की शॉप है। निकी रेचल को बताता है कि उस शॉप का जो ओनर है उस पे 3 औरतों को कत्ल करने का इल्जाम लगा हुआ है। अब ये स्टोरी रेचल को काफी इंटरेस्टिंग लगती है, जिस वजह से वो लैरी पूल की पॉडकास्ट सुनने लग जाती है। उसी पॉडकास्ट में एक औरत बताती है कि कैसे वो लैरी पूल के ट्रक में चढ़ी थी और उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। उस औरत को उस ट्रक के अंदर एक बारबी डॉल का शू नजर आता है और वो समझती है कि शायद लैरी की बेटी होगी। वो लेडी परेशान हो जाती है और वो लैरी से कहती है कि ट्रक साइड पे रोक दो, लेकिन लैरी ट्रक नहीं रोकता, उल्टा उसके गले के ऊपर आके वो अटैक कर देता है। अब वो लेडी बेचारी लहूलुहान हो जाती है, उसका गला कट जाता है और वो भी ऑन द साइड ऑफ द रोड। लेकिन उस लेडी की किस्मत अच्छी थी कि रोड के साइड से कुछ लोग गुजर रहे थे, वो आके उस लेडी को बचा लेते हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद रेचल टेंशन में आ जाती है और अपने हाथ की स्किन पीलिंग शुरू कर देती है, यानी कि अपने हाथ की स्किन खाने लग जाती है। अब ये दोनों एक स्टॉप पे रुकते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि रेचल स्मोकिंग भी करती है। रेचल को स्मोकिंग की आदत हो चुकी थी और स्मोकिंग करके उसे काफी अच्छा लगता था। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे हमें पता चलता है कि रेचल को बेबी प्रोसेस से काफी डर लगता है। बेबी प्रोसेस यानी कि बच्चे पैदा करने से रेचल डरती थी। अब रेचल के पीछे जो टेबल थी वहाँ पे 2 लोग बातें कर रहे थे। रेचल उनकी बातों को सुनने लग जाती है, जहाँ पे वो लेडी कहती है कि आजकल डॉग्स गायब हो रहे हैं। अब रेचल के माइंड में ये चल रहा था कि जिसके डॉग्स गुम होते हैं शायद वो खुद ही अपने डॉग्स को मार देता होगा। अब यहाँ पे हम ये चीज नोट करते हैं कि रेचल को दूसरों के मामलात सुन के उन्हें सोल्व करने में काफी इंटरेस्ट होता है। इसके बाद ये इस होटल से निकलते हैं और आगे का रास्ता शुरू करते हैं। आगे जाते ही ये दोनों एक रेस्ट एरिया में रुक जाते हैं, जहाँ पे एक कार खड़ी हुई थी और उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था और वो मासूम सा बच्चा बिल्कुल अकेला था। उसके पास उस टाइम कोई भी मौजूद नहीं था। रेचल अब इस बात को लेके काफी परेशान हो जाती है और आसपास उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने लग जाती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पे उसको एक बारबी डॉल की छोटी सी शू मिलती है। इससे रेचल काफी डर जाती है क्योंकि वो पॉडकास्ट में लैरी पूल की शू वाली बात सुन के आ चुकी थी। तभी वॉशरूम का एक डोर खुलता है जहाँ पे एक इंजर्ड वुल्फ पड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि इसको शायद किसी ने मार दिया है। अब रेचल डर के मारे वॉशरूम से बाहर आती है और वो निकी से कहती है कि तुम बच्चे वाली कार के पास ही रुको और मैं जाके साइड से हेल्प लेके आती हूँ। अब रेचल अपनी कार ड्राइव करके हेल्प लेने के लिए निकलती है। थोड़ी दूर जाने पे उसे कोल्डी कस्टर्ड वाली शॉप नजर आ जाती है और ये शॉप इस टाइम बंद थी और फिर वो डर के मारे वहाँ से आगे बढ़ जाती है और वहाँ पे उसे एक बार नजर आता है। बार भी इस टाइम बंद था, लेकिन वो डरती डराती बार के अंदर चली जाती है। बार पूरी तरह से खाली था, लेकिन काउंटर के ऊपर एक लड़की थी जिसका नाम था बंजुमन। रेचल उस लड़की के नाम से उसे मुखातिब करती है, लेकिन वो लड़की कहती है सॉरी मेरा नाम बंजुमन नहीं है। रेचल उससे पूछती है तो ये नेम प्लेट, वो लड़की बताती है कि मेरे से पहले यहाँ पे जो काम करता था उसकी डेथ हो गई और उसी की नेम प्लेट यहाँ के ओनर ने मुझे लगा दी। अब रेचल उस काउंटर वाली लड़की से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, एक गाड़ी के अंदर एक छोटा सा बच्चा कैद है। वो लड़की कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और वो जाके पुलिस को कॉल करती है। वो काउंटर वाली लड़की तो पुलिस को कॉल करने के लिए चली जाती है, लेकिन रेचल को अब वॉशरूम यूज करना होता है, इसीलिए वो वहाँ के वॉशरूम में चली जाती है। वो जैसे ही वॉशरूम यूज करने जाती है वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उसको ऊपर से झांक के देख रहा होता है। वो डर जाती है और डर के मारे बाहर भाग आती है। बाहर आने पे वो बूढ़ा आदमी रेचल के पीछे ही लग जाता है। रेचल को कुछ समझ नहीं आती तो वो अपनी गाड़ी की चाबी से उसके हाथ के ऊपर स्टैप कर देती है। वो बूढ़ा आदमी ज्यादा रिएक्ट तो नहीं करता, उसकी चाबी उसे वापस करता है और उससे पूछता है कि ही इज द वन। बूढ़े आदमी की ये बात सुनने के बाद रेचल घबरा जाती है और भाग के अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के ड्राइव करके निकी के पास पहुंच जाती है। जब वो निकी को देखती है तो उसके मुंह के ऊपर चोट के निशान होते हैं। निकी उसे कहता है कि घबराने वाली बात नहीं है, कार के ओनर यहाँ पे वापस आ गए थे और उन्हें लगा कि शायद मैं उनके बच्चे को चोरी कर रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे फेस पे पंच कर दिया। निकी उसे कहता है कि अब मामला हल हो चुका है तो हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। खैर वो दोनों ड्राइव करके निकी के पेरेंट्स के घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे मेन गेट का जो कोड था वो
था 0817। गेट का जो कोड था वो कोड निकी की बर्थडे से रिलेटेड था। निकी की फैमिली का घर कोई छोटा सा घर नहीं था, बल्कि वो एक आलीशान बड़ा सा मैंशन था। वो घर चारों तरफ से स्नो और बड़े बड़े दरख्तों से घिरा हुआ था। घर के अंदर जाते ही रेचल की नजर एक दीवार पे पड़ती है जहाँ पे निकी की फैमिली की फोटो लगी हुई थी। इस फोटो में निकी के पेरेंट्स के अलावा निकी का भाई था और भाई की सेकंड वाइफ और उसकी बहन भी मौजूद थी। इस फोटो के अंदर निकी के भाई की पहली वाली वाइफ मौजूद थी, लेकिन उसकी दूसरी वाइफ आने पे उसकी पहली वाली वाइफ के ऊपर ही उसकी दूसरी वाइफ की फोटो को पेंट कर दिया गया था। इनफैक्ट इस पेंटिंग के अंदर एक सीट खाली थी, शायद अब रेचल को उसी सीट के ऊपर ड्रॉ किया जाना था। इसके बाद ये दोनों अपने रूम में जाके रेस्ट करते हैं और रेचल की बातों से हमें पता चलता है कि रेचल की मोम की उसी दिन डेथ हो गई थी जिस दिन रेचल पैदा हुई थी। रेचल को उसके डैड ने पाला था, लेकिन फिलहाल रेचल अपने डैड से कोई कांटेक्ट में नहीं है और ना ही वो अपनी शादी पे उन्हें बुलाने वाली है। और अकॉर्डिंग टू रेचल उसके डैड की मेंटल हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। रेचल थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद किचन को एक्सप्लोर करने के लिए जाती है, जहाँ पे उसे निकी का भाई जूल्स, उसकी वाइफ नील और उसकी बहन मिलती है। ये सभी लोग रेचल से फर्स्ट टाइम मिल रहे थे और इनका रिएक्शन काफी मिक्स था, क्योंकि ये खुश भी थे और दुखी भी थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब बातें शुरू हो जाती हैं और बातों बातों में ही पोशिया कहती है कि यहाँ पास के जंगलों में एक ईवल रहता है। ये बात सुनने के बाद जूल्स वाज लाइक कि हम ये स्टोरी रेचल को नहीं सुनाने वाले, लेकिन पोशिया तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो जिद पे अड़ जाती है कि उसे ये कहानी रेचल को सुनानी ही सुनानी है। अब जूल्स और नील वहाँ से चले जाते हैं और पोशिया रेचल को ये कहानी सुनाने के लिए वहीं पे खड़ी हो जाती है। पोशिया बताती है कि जब जूल्स छोटा था तो वो जंगल में अकेला घूम रहा था और जूल्स को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। जूल्स ने भागने की काफी कोशिश की, लेकिन वो आवाज उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। और तभी जूल्स वहाँ पे सोरी मैन को देखता है। सोरी मैन के सामने एक औरत लहूलुहान थी और सोरी मैन ने उसका पेट अपने नाखूनों से चीर फाड़ दिया था। जूल्स छुप के ये सब कुछ देख रहा था और वो सोरी मैन बार बार आई एम सॉरी बोल रहा था, इसीलिए उस आदमी का नाम इन्होंने सोरी मैन रख दिया। और ये सब कुछ देखने के बाद जूल्स वहाँ से भाग आता है और जूल्स का मानना था कि सोरी मैन दूसरी औरतों में अब अपनी वाइफ को तलाश करता है और जिनकी शादी होने वाली होती है उन्हें वो आके मार देता है, क्योंकि सोरी मैन अपनी वाइफ को सर्च करने के लिए दूल्हों के पीछे आता है और दुल्हन के अंदर से वो अपनी वाइफ को तलाश करने की कोशिश करता है और वो खून से काफी अट्रैक्ट भी होता है। तभी रेचल अपने पीछे जूड नामी छोटे से बच्चे को देखती है जो कि निकी के भाई का बेटा था। जूड सोरी मैन की कहानी सुन के डर चुका था और फिर पोशिया उसको उसके रूम में लेके जाती है। रेचल जल्दी से अपने रूम में जाती है और निकी को सारी कहानी बता देती है। निकी कहता है हाँ सच में मेरा भाई गया था और वो जंगल में गुम हो गया था और फिर वो काफी टाइम बाद घर पे आया था और उसने सोरी मैन वाली कहानी हम सबको सुनाई थी। निकी कहता है कि तब से जूल्स काफी बदल गया था और उसके बाद से हमारे घर में सोरी मैन वाले टॉपिक पे बात करना बिल्कुल मना है। इस टाइम पे अब रेचल रोने लगती है क्योंकि उसे फील हो रहा था कि समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। इनफैक्ट अब इस मेंशन में आने के बाद रेचल की सारी फीलिंग्स डर में बदलती जा रही थी, लेकिन निकी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम रिलैक्स रहो। फिर रेचल निकी को बताती है कि जब वो एक बार वाली जगह पे गई थी तो वहाँ पे एक बूढ़ा उसके पीछे पड़ गया था और वहाँ पे उसे एक बारबी शू भी मिली थी। अब रेचल को फील हो रहा था कि ये सब कुछ इत्तेफाकन तो नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ तो है जो उसे समझ नहीं आ रही। अब निकी उसको काफी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन रेचल को बिल्कुल भी यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ तो बुरा होने वाला है। फिर ये दोनों आराम से सो जाते हैं, लेकिन सोने के बाद ही रेचल की आंख खुल जाती है क्योंकि घर का एक डोर बार बार बंद हो रहा था और खुल रहा था। फिर रेचल जाती है, घर को थोड़ा एक्सप्लोर करती है और उस डोर को बंद करती है। इसके बाद वो निकी की मोम को वहाँ पे खड़ा हुआ देखती है। निकी की मोम का नाम विक्टोरिया था और विक्टोरिया आधी रात को घर के अंदर चुपचाप खड़ी हुई थी। अब विक्टोरिया काफी अजीब तरीके से रेचल को टच करती हैं और उसे कहती हैं तो तुम हो नेक्स्ट ब्राइड। अब ये सुनने के बाद रेचल को तो सच में यकीन आ जाता है कि यहाँ पे दाल में जरूर कुछ काला है, या तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। इतने में निकी के डैड बोरिस आ जाते हैं और वो अपनी वाइफ को संभाल के उसके रूम के अंदर लेके जाते हैं। इन दोनों के जाने के बाद रेचल वहीं पे खड़ी रहती है और वहाँ पे वो कुछ इनवेलप्स को देखती है और वहाँ पे एक इनवेलप तो रेचल के नाम का आया हुआ था। उस इनवेलप के अंदर शादी के कार्ड थे और एक कार्ड के पीछे लिखा हुआ था डोंट मैरी हिम। और तभी कुछ ऐसा होता है कि रेचल की नाक से खून निकलने लग जाता है और इसी पॉइंट पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। इसके बाद सेकंड एपिसोड शुरू होती है और सेकंड एपिसोड का नाम है ब्राइड शेप्ड होल। और सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इन दोनों की शादी में अब 4 दिन बचे हैं। इसके बाद हम पूरी फैमिली को डिनर के टेबल पे देखते हैं, जहाँ पे विक्टोरिया कहती है कि निकी उसका फेवरेट बेटा है और काफी लाडला भी
है। फिर विक्टोरिया रेचल को समझाने लग जाती है कि मेरा बेटा काफी लाडला है और तुम्हें ही उसके नखरे उठाने होंगे, शादी के बाद तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। लेकिन इस टाइम पे रेचल को विक्टोरिया का ये लेक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद रेचल निकी को वो डोंट मैरी हिम वाला कार्ड दिखा देती है। निकी देखने के बाद परेशान हो जाता है और वो रेचल से कहता है कि शायद मेरा कोई हेटर है जो ये सब कुछ कर रहा है। इसके बाद ये दोनों अपने रूम में जाते हैं और वार्डरोब खोलने पे पता चलता है कि रेचल की तो वेडिंग ड्रेस ही यहाँ से गायब हो चुकी है। रेचल को पूरा यकीन था कि वो अपनी वेडिंग ड्रेस अपने साथ लाई थी, लेकिन निकी को लग रहा था कि शायद वो अपने दोस्तों के यहाँ ही वेडिंग ड्रेस भूल गए होंगे। इसके बाद हॉल में कुछ खून के निशान थे जिन्हें जूड देख रहा था, तो जूड उससे पूछता है कि ये खून के निशान कैसे हैं। रेचल कहती है कि मेरे नाक से कल रात खून निकला था। रेचल की ये बात सुनने के बाद जूड डर जाता है और वो कहता है कि अब तो सॉरी मैन तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। इसके बाद घर के बड़े आ जाते हैं और वो जूड को डांटने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि इसे सॉरी मैन वाली बात रेचल के सामने नहीं करनी चाहिए थी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब रेचल को सब कुछ समझ आ रही थी। अब आगे सभी घर वालों को पता चलता है कि रेचल का वेडिंग ड्रेस गायब हो चुका है और निकी वापस जा रहा है उसका वेडिंग ड्रेस लेने के लिए अपने दोस्त के यहाँ। और अभी तक इस बात की भी श्योरिटी नहीं थी कि ड्रेस आखिर है कहाँ, इनके फ्रेंड के यहाँ है या इसी घर के अंदर मौजूद है। निकी तो यहाँ से ड्रेस लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन घर की दूसरी लेडीज ये फैसला करती हैं कि इसको पुराना ड्रेस ही पहन लेना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि विक्टोरिया का वेडिंग ड्रेस रेचल को पहनना चाहिए, तो रेचल उन्हें ना नहीं कर पाती और वो ड्रेस पहन लेती है और उसी टाइम वो उसकी फिटिंग भी कर देती हैं। इसके बाद वो उस ड्रेस के साथ मैचिंग की ज्वेलरी भी निकाल देती है और निकाल के उसे वो भी पहना देती हैं और वो बेचारी चुपचाप उनकी बातें मानती जाती है। इसके बाद विक्टोरिया अपनी ग्रैंड मदर की रिंग लाती है और उसे पहनने को बोलती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी एक रिंग है जो कि मुझे निकी ने दी है। लेकिन विक्टोरिया उसकी एक नहीं सुनती और उसके हाथ से वो रिंग निकाल लेती है। अब रेचल के हाथ से निकी की दी हुई रिंग निकाल ली जाती है और अपने वाली रिंग उसको पहना दी जाती है और इस सब के बाद वो बिल्कुल परेशान हो जाती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब रेचल के लिए यहाँ पे एक और शॉकिंग न्यूज ये थी कि उसकी शादी में तकरीबन 100 लोग आने वाले हैं और उसे बताया जाता है कि ये सभी लोग उनके काफी करीबी हैं, तो ये सभी लोग शादी में जरूर आएंगे। ड्रेस तो उस बेचारी ने उनकी बात मान के पहन लिया था, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती क्योंकि उसने स्पेशल निकी को बोला था कि उसे कम से कम लोग अपनी शादी पे बुलाने हैं। अब वो रोने लग जाती है और सीधा अपने रूम में जाके निकी को कॉल करती है। वो निकी को बताती है कि हमारी शादी में 100 लोग आने वाले हैं। निकी कहता है तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और वो निकी को ये भी बताती है कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पे वापिस आ जाओ। इसके बाद रेचल का ध्यान अपने बेड के नीचे जाता है जहाँ पे उसे अपनी ही वेडिंग ड्रेस का कवर मिल जाता है। इसका मतलब था कि वो अपनी वेडिंग ड्रेस इसी घर में लेके आई थी और घर में से ही उसकी ड्रेस गायब हो चुकी थी। और जैसे ही रेचल यहाँ से बाहर निकलती है तो दूसरे रूम के दरवाजे के अंदर उसे अपनी ओरिजिनल ड्रेस का एक छोटा सा पीस नजर आता है। वो अपनी वेडिंग ड्रेस का कटा हुआ पीस देख के काफी परेशान हो जाती है और उसे उठा के सामने वाले रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहाँ पे कुछ और ही होता है। उस रूम के अंदर चारों तरफ काफी कैंडल्स लगी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि इस रूम में किसी को सैक्रिफाइस करने की तैयारी की जा रही हो और ये भी हो सकता था कि ये सब कुछ रेचल को ही सैक्रिफाइस करने के लिए किया जा रहा था। अब डिनर का टाइम हो जाता है और डिनर टेबल पे सभी लोग रेचल से पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है, वो इतनी चुप क्यों है। लेकिन वो चुपचाप बैठी रहती है और किसी से बात नहीं करती। इसके बाद वो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर निकलने पे तो उसे कुछ और ही नजर आ जाता है। घर के सामने उसे एक बड़ा सा दरख्त नजर आता है जिसके ऊपर एक लकड़ी की बड़ी सी पपिट लटकी हुई थी और उस पपिट ने उसी का वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। ये पपिट देखने के बाद वो डर जाती है और वहाँ से भागते हुए निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आगे जाते ही उसे एक खोदी हुई कब्र नजर आती है और ये कब्र निकी के डैड ही खोद रहे थे। कब्र देखने के बाद वो वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इसी कब्र के अंदर उसे दफनाया जाएगा। बोरिस उसको रोकने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन भागते भागते आगे निकी की गाड़ी आ जाती है। वो निकी को उसकी फैमिली के बारे में बता देती है और निकी से कहती है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन निकी उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि मुझे मेरी फैमिली से बात करने दो, तुम यहीं पे कार में ही बैठो। और अब यहाँ पे निकी की पूरी फैमिली आ जाती है। निकी जाके उनसे बात करता है और अगले सीन में हमें फिर से घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। इस टाइम पे सभी फैमिली काफी परेशान होती है और बोरिस रिवील करते हैं कि निकी की मॉम को कैंसर है जो कि अब कुछ दिन की मेहमान है और उन्होंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश कर ली है, लेकिन अब उनकी वाइफ के पास
पास काफी थोड़ा टाइम है और वो बच भी नहीं सकती। जब सभी इलाज काम करना छोड़ देते हैं तो विक्टोरिया डिसाइड कर लेती है कि अब वो अपने टर्म्स पे ही खत्म होगी। और फिर एकदम से ऐसा टाइम आता है कि जब निकी अपनी मोम को बताता है कि वो रेचल से शादी करने वाला है। निकी को उसकी मोम की हालत नहीं पता थी, लेकिन बाकी सब घर वालों को पता था कि उसकी मोम के पास काफी थोड़ा टाइम बच चुका है। ऐसा इसलिए था क्योंकि निकी घर का सबसे छोटा बेटा था और उसे घर की सारी प्रॉब्लम से शील्ड कर दिया जाता था। निकी को घर की परेशानियों से दूर रखा जाता था ताकि उसे किसी किस्म की टेंशन ना हो सके। और यही वजह थी कि निकी को अपनी मोम की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में भी कोई खबर नहीं थी। और जब विक्टोरिया को पता चलता है कि उसका बेटा शादी करने वाला है तो वो डिसाइड कर लेती है कि शायद ये उसकी फैमिली का आखिरी इवेंट होगा और इसके बाद वो मर जाएगी। और यही वजह थी इनकी शादी पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने की, क्योंकि अपने बेटे की शादी का फंक्शन विक्टोरिया का लास्ट गुड बाय था अपनी मौत से पहले सभी के लिए। और निकी के डैड जो कब्र खोद रहे थे वो अपनी वाइफ की ही कब्र खोद रहे थे और इसी वजह से सारी फैमिली काफी उदास थी। रेचल को अब सब कुछ तो समझ आ गई थी, लेकिन स्टिल वो एक ही क्वेश्चन करती है कि आखिर मेरी वेडिंग ड्रेस उस पपिट के ऊपर जंगल में क्यों लटकी हुई थी। और फिर उसे बताया जाता है कि ये काम उस छोटे से बच्चे जूड का था जो कि सॉरी मैन की स्टोरी सुनने के बाद डर गया था। जूड को लगा था कि सॉरी मैन रेचल को लेने के लिए आ जाएगा क्योंकि रेचल का खून निकला है, इसीलिए उसने रेचल की वेडिंग ड्रेस उस पपिट के ऊपर लटका दी कि अगर सॉरी मैन आता है तो वो रेचल को छोड़ के उस पपिट को रेचल समझ के यहाँ से लेके जाए। तो कहा जाता है कि जूड ने ये सब कुछ रेचल को बचाने के लिए किया है ताकि सॉरी मैन अगर आता भी है तो वो रेचल को कुछ भी ना कर सके। और इसी सब के साथ इस सीजन की एपिसोड 1 और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाती है। और अब आने वाली एपिसोड 2 और 3 में हम लोग जान पाएंगे कि क्या रेचल के साथ सच में इस घर में कुछ बुरा होने वाला है या नहीं। और अब आगे की स्टोरी जानने के लिए एपिसोड 2 और 3 का वेट कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। शुक्रिया।